नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश में जुटा है। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको रायबरेली की सदर विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। रायबरेली सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है और यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है, फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के किले में सेंधमारी करते हुए 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा और सपा को महज 1 सीट मिली थी। आखिर क्यों है ये वीवीआईपी सीट और क्यों पूरे देश की निगाहें इस सीट पर लगी रहती हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रायबरेली के दिल में क्या है, कौन किस पर पड़ेगा भारी, किसको मिलेगा मौका, किसका होगा राज तिलक, क्या सोच रही है रायबरेली की जनता, रायबरेली में किसका पलड़ा भारी, कौन किसके साथ। रायबरेली एक ऐसी सीट जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी, फिर चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। हर किसी की निगाहें इस सीट पर टिका देती हैं, लिहाजा इस सीट पर हम लोगों की नजर भी है और हम लोग भी जनता के बीच जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर रायबरेली की कितनी बदली तस्वीर। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट काफी अहम थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से कई बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। आजादी के बाद से रायबरेली सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सिर्फ 2 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव जीत सकी है। यूपी की वीआईपी सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कभी खाता नहीं खुला। 2019 के आम चुनाव में यहां से गठबंधन का कोई प्रत्याशी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में भाजपा इस सीट को जीतकर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना चाहती थी, लेकिन यहां की जनता एक बार फिर सोनिया गांधी पर भरोसा जताया और उन्हें लोकसभा में पहुंचाया। जो अभी वंचित हैं, शोषित हैं, जिन तक अभी छत नहीं पहुंच पाई है, जिनके कार्ड नहीं बन पाए हैं, जिन गाँवों की पगडंडियां आज भी कच्ची हैं, उनको पक्की करानी है। जिनको छत नहीं मिली उन्हें छत दिलानी है, जिन्हें पेंशन नहीं मिली उन्हें पेंशन दिलाना है, जहां भी बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचानी है। तहसील से, थाने से उन्हें न्याय मिल पाए और जनता के सेवक होने के नाते अपनी जनता को यह एहसास करा सकें कि एक परिवार की भात उनके हर सुख दुख में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इसी हक, इसी भावना से और इसी मन के संकल्प को लेकर के फिर 2022 का चुनाव लड़ूंगा। एक नजर डालते हैं रायबरेली में आखिरकार कितने मतदाता हैं। कुल मतदाता 19,85,526, पुरुष मतदाता 10,56,561, महिला मतदाता 9,28,923। अब देखते हैं आखिर लोकसभा सीट पर क्या है जातीय समीकरण। ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, SC 34%, मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 6%, अन्य 23%। अब नजर डालते हैं रायबरेली लोकसभा सीट की खास बातों पर। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली। महावीर प्रसाद द्विवेदी का रायबरेली से ताल्लुक। 4,609 वर्ग किलोमीटर में फैला है रायबरेली। शहर की जनसंख्या करीब 1,91,000 है। 2014 में रायबरेली का कुल वोट प्रतिशत 51.7% था। 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को कुल वोट प्रतिशत के 63.8% वोट मिले थे।
अब एक नजर डालते हैं रायबरेली के सभी विधानसभा सीटों पर किस सीट पर कौन कब्जा किए था। रायबरेली सदर अदिति सिंह कांग्रेस, हरचंदपुर राकेश प्रताप सिंह कांग्रेस, बछरावा राम नरेश रावत भाजपा, सलोन दल बहादुर कोरी भाजपा, सरेनी धीरेन्द्र बहादुर सिंह भाजपा, ऊंचाहार डॉक्टर मनोज पांडे सपा। यानी 2017 के जंग में कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी करते हुए 3 सीटों पर कब्जा किया था और कांग्रेस ने अपनी लाज बचाते हुए 2 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। अमेठी और रायबरेली कांग्रेसियों का अभेद्य किला माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने इस किले को भेदने की शुरुआत अमेठी से राहुल गांधी को हरा कर की और स्मृति ईरानी ने अरसे बाद आखिरकार एक विजेता योद्धा बनकर सामने आई। अब देखने वाली बात होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में किस दल के खाते में कितनी सीटें जाती हैं और स्थानीय विधायकों पर जनता भरोसा करती है या फिर पैदल कर देती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो रणभेरी 2022 में बात कर रायबरेली सदर विधानसभा सीट की, और अगर बात करें पूरे रायबरेली क्षेत्र की तो कांग्रेस पार्टी का दशकों से यहां पर कब्जा बना रहा है। खुद इंदिरा गांधी काफी समय तक वहां लोकसभा से सांसद रहीं, उसके बाद उनकी जो बहू हैं सोनिया गांधी वो लगातार यहां पर सांसद हैं। लेकिन विधानसभाओं की अगर बात करें तो कई सारी विधानसभाओं में लगातार कब्जा बना रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है। और आपको रणभेरी में बात करेंगे, उससे पहले आपको बनारस ले चलेंगे, वाराणसी जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। शुरू में जब मैंने यहां काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहां से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके तो वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस की महासचिव घर के बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया था, उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे, लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ।
जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है। किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर इस देश को आज़ादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब लखीमपुर खेरी में मैं शहीद नक्षत्र सिंह जी के घर गई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा सीमा सुरक्षा बल में दाखिल हुआ है। जब मैं अगले परिवार से मिलने गई तो मुझे बताया गया कि उनके तमाम भाई बहन
सेना में देश की सुरक्षा करते हैं। जब मैं रमन कश्यप पत्रकार के घर गई, मुझे बताया गया कि उनको काम करते करते मारा गया, उनको जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो वीडियो ले रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? तो आप सुनते प्रियंका गांधी वाड्रा को, जो वाराणसी पहुंची किसान न्याय रैली में संबोधित कर रही और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आ रही। ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रणभेरी में रायबरेली सदर विधानसभा सीट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल दर्ज की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और बात करें विधायक जी ने क्या किया। बात कर रहे हैं विधानसभा जो रायबरेली सदर विधानसभा है उसकी, और वहां से जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से अदिति सिंह हैं। क्या जनता वहां उनसे खुश है, उनके कामकाजों से खुश है, और क्या अब जनता बदलाव चाहती है, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी बने हुए हैं। मनीष, अगर रायबरेली सदर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जो विधायक अदिति सिंह एक बड़े कद्दावर नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं, और अगर पिछले कुछ समय से देखें तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कई बार विरोध भी दर्ज करा चुकी हैं। मनीष, आपका जो फोन है वो शायद म्यूट है, हम चाहेंगे उसे अनम्यूट कर दे ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। हेलो जी मनीष, आपकी आवाज आ रही है। तो इस वक्त जो सदर विधानसभा की जनता है उसका क्या मूड है, और जो विधायिका हैं वो अपनी ही पार्टी से खिलाफत चल रही है और कहा जा रहा है बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, निर्दलीय चुनाव में भागीदारी भी कर सकती है, तो क्या तस्वीर है, जानना चाहेंगे आपसे।
जी बिल्कुल सैलन, मैं बता दूं कि जिस तरह से रायबरेली की अगर राजनीति की बात करें तो पिछले चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो है सपा की एक सीट थी पूरे रायबरेली में, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटें दर्ज की थी। लेकिन अगर बात करें तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना गया है। वैसे में अगर रायबरेली को 2 सीटें मिले तो एक कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खेमे में होती हुई नजर आ रही। इसी को लेकर के अगर बात करें तो हरचंदपुर विधानसभा से राकेश सिंह है जो कांग्रेस से विधायक है, लेकिन वो भी इस समय कांग्रेस के बागी हो चुके हैं। अगर बात करें सदर की तो सदर में भी अदिति सिंह है कांग्रेस से ही, लेकिन उस समय वो कांग्रेस के विरोध में और कांग्रेस की भी बागी हो चुकी है और बीजेपी के कहीं न कहीं प्रचार और जैसे कि उनके तारीफ करने से पीछे भी नहीं हट रहे। इसी को लेकर के आज हम जो है सदर विधानसभा के क्षेत्र में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चाय की दुकान है जहाँ पे चर्चाएं चल रही है, चाय भी करेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव को लेकर के सदर विधानसभा सीट में क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद। क्या चल रहा है 2022 के चुनाव को लेकर के? आप सदर किस सीट में बैठे हैं और कैसा माहौल रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा? सदर प्रमुख मुद्दा होगा वो समाज किस तरीके से अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सरकार किसी की भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, हम लोग समाज सेवी हैं। समाज के लिए कितना अच्छा कौन क्या करेगा ये देखना है। बाबा करेंगे, प्रियंका करेंगी या अदरवाइज कोई और करेगा, अखिलेश करेंगे, ये सामने आएगा। लेकिन अभी तक रायबरेली सदर के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आगे की बात यह है कि हमारे रायबरेली समाज में सभी जातियों के लोग रहते हैं और हम सभी उन सभी जाति के लोगों का स्वागत, सम्मान एवं आभार व्यक्त करते हैं कि वो कंधे से कंधा मिला करके रायबरेली सदर में जो समाज के सम्मान के लिए काम करेगा 2022 में, हम उसी का स्वागत करेंगे। बाकी हमें किसी से क्या मतलब कि कोई क्या कर रहा है। आगे हम समाज में सा माने होता है समानता, क्या माने होता है जागरूकता, मा माने होता है मैच्योरिटी। अगर ये समान समाज जागरूकता, ये मैच्योरिटी अगर चाहिए तो हम समाज को एक साथ लेकर के चलें। किसी कोई भेदभाव की आवश्यकता नहीं, न हम किसी को कहीं निकाल देंगे, न किसी को ला करके हम हिंदुस्तान में या अपने रायबरेली में या प्रदेश में कहीं पे बसा देंगे। ये सभी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या आने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इन बातों पे गौर करें, जो कि समानता का दौर हमारे समाज के लिए एक जरूरी है, एक अभिन्न अंग है उस समानता के लिए जो देश के लिए बहुत जरूरी है। और कोई बात मनीष एक सवाल ये पूछिए कि काफी वर्षों तक, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर राज किया। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बरकरार अभी भी कांग्रेस पार्टी है, और अगर विधानसभा की बात करें तो वहां भी दशकों राज किया है। हालांकि पिछले विधानसभा की बात करें तो 3 सीटें भाजपा की झोली में जरूर गई हैं, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों राज किया है। लेकिन विकास से आज भी रायबरेली का समूचा क्षेत्र मरहूम रहा है। तो क्या अब लोग बदलाव चाहते हैं रायबरेली में? जैसे पिछली बार जो बीजेपी की 3 सीटें आई, तो क्या इस बार फिर से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर कांग्रेस फिर से वापसी करेगी? जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं कि जिस तरह से और भी हमारे लोग साथ में और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, वो समाज से उन्होंने बताया कि समाज की जो परिभाषा बताई और उसके बारे में भी बताया कि जो समाज को लेकर के साथ चलेगा हम लोग उसी के साथ। लेकिन हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है कि 2022 को चुनाव को लेकर के ये रायबरेली का गढ़ माना जाता था, और जैसे रायबरेली में जो है 3 सीटें बीजेपी ने मारी हैं, तो क्या ऐसे लगता है कि कांग्रेस का नुकसान होगा बड़ा? कांग्रेस की जैसा कि आपने कहा कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा, तो आपके कहने से ही लगता है एक समय ऐसा था जब इस देश की और इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया कि वो समाज के लिए एक अच्छा काम करे। लेकिन आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि रायबरेली कांग्रेस के गढ़ के रूप में नहीं जानी जाती। विधानसभा चुनाव में तो मिली थी, तो ये इसका कारण ये रहा जो जन आकांक्षाएं थी वो कांग्रेस पार्टी कर पाई पूरी तरह से। उसने जो समाज के उत्थान के लिए लोगों के जीवन स्तर को
तो आप सुन रहे थे, कई लोगों की अलग अलग राय है। किसी कहना कांग्रेस ने राज किया, किसी ने कहा कि कांग्रेस ने बेहतर काम किया, लेकिन अभी भी लोग कांग्रेस से नाराज हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस हम इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमले जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चढ़ रही है। धन भाग के बने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया और बात कर रहे हैं रायबरेली जो सदर विधानसभा सीट है, जहां पर अदिति सिंह इस वक्त विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ ये बातें करती नजर आती हैं और कहा जाता है बीजेपी से खासी नजदीकियां भी बढ़ चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी ये अब बीजेपी में शामिल होती हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं। इसी पर हम बने हुए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, अदिति सिंह की अगर बात करें तो ये अखिलेश सिंह की बेटी हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, कई बार विधायक इनके पिताजी रह चुके हैं। तो ये सीट है, एक व्यक्ति के नाम से इसकी पहचान है या फिर एक पार्टी के नाम से पहचान है या फिर से अदिति सिंह यहाँ चुनाव जीतेंगे भले पार्टी कोई और हो? जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं जिस तरह से अगर अदिति सिंह सदर विधायक की बात करें तो ये यहाँ के जो अखिलेश सिंह हुआ करते थे, बहुत नामी गिरामी हुआ करते थे। उनके लगातार वो कई सालों से, कई पंचवर्षियों से मतलब ये सीट, विधानसभा की सीट अखिलेश सिंह के नाम हुआ करती थी और वो कांग्रेस से हो चाहे निर्दलीय रहे हो, सीट उनके ही खाते में जाया करती थी। अगर बात करें हम रायबरेली की आपकी अदिति सिंह की, तो अदिति सिंह भी कांग्रेस से टिकट लेकर की ही कांग्रेस की विधायक रही है, लेकिन अब लगातार वो जो है कांग्रेस की बागी होती जा रहे हैं। और अब कुछ इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जो सदर से ही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मनीष हम चाहेंगे सवाल ये पूछें कि जो विधायक जी हैं उनके काम से कितना संतुष्ट हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में क्या फिर वो उन्हीं को चुनेंगे, पार्टी कोई भी हो या फिर कोई दूसरा विकल्प भी है जनता में? जी बिल्कुल, मैं
क्या संविधान सीट से ही जो है इनको ही ये लोग विकास के मुद्दों को लेकर के जी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर धनंजय। लगातार अगर बात करें अदिति सिंह की, तो अदिति सिंह के पिताजी जो हुआ करते थे वो लगातार विधायक यहाँ से रहे हैं, सदर विधानसभा से, वो चाहे कांग्रेस से रहे हो या किसी अन्य पार्टी से रहे हो, चाहे निर्दलीय रहे हो, वो उनके खाते में ही सीट जाया करती थी। अब अदिति सिंह आ गई है, तो क्या लगता है कि उनके विकास के मुद्दों पर ये काम करेंगे? क्षेत्र का जो विकास होता है वो जनता उसी के नाते जो है उनको अपना मत देती है। अगर अखिलेश सिंह जी यहाँ से सदर से विधायक रहते रहे तो निश्चित रूप से जनता की अपेक्षा जो थी उसको पूरा करते रहे होंगे, और वो जनता का निर्णय था जो उनके हित में था। और आगे आने वाले समय में जिसको भी सदर सीट से चुनाव जो भी जीतेगा, निश्चित रूप से उसका किया गया कार्य उस पर मुहर लगाएगा। क्या लगता है कि अदिति सिंह अब की बार अगर कांग्रेस की बागी हो रही तो क्या बीजेपी में जा सकती है? अब ये पार्टी का मैटर है, पार्टी संसदीय बोर्ड टिकट तय करता है। हमारे आपकी राय से टिकट ही तय होता है, तो अब ये पार्टी तय करेगी कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगी। नहीं, लगातार अगर बात करें तो अखिलेश सिंह इनके पिता जो रहे हैं वो चाहे जिस पार्टी से रहे हो, लेकिन उनके विकास मनीष एक सवाल ये पूछ लीजिए कि ये जो विकास कार्य हुए हैं वहां पर अब तक, उनसे जनता खुश है या अभी भी कुछ ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिस पर कोई ध्यान देता नहीं है? जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि अदिति सिंह ने जो है कुछ विकास कार्य किए हैं सदर विधानसभा में? कांग्रेस ने क्या विकास किया कांग्रेस ही बताएगी, क्योंकि कांग्रेस अपने लोगों को नहीं सहेज पाई तो विकास क्या कराएगी। ये है कि अगर वो लड़ती और हमारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है, निश्चित तौर पर वो विधायक होंगी और वो। तो कांग्रेस पार्टी से लोगों में नाराजगी अभी भी है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम लोगों की राय जानने के लिए। तो लोगों में मिलीजुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस पार्टी इतने सालों से यहाँ पर काबिज थी, तब विकास नहीं करा पाई, तो अब क्या विकास कराएगी। और उधर जो विधायिका हैं, सदर विधायिका, वो भी अपनी पार्टी से उनकी ठीक ठाक नहीं बन रही है। अब देखना होगा निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या बीजेपी में शामिल होने वाली हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रणभेरी 2022 में आज के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा